इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा चाहे गिरफ्तारी की संख्या हो, लगभग 3,45,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है। अब तक हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नव वर्ष की शुरुआत से पहले 2025 के समाप्ति से पहले देखिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और किस तरीके से एक्शन में है बिहार पुलिस और किस तरीके से पूरे साल की अगर बात करें 2025 की, तो अपराधियों को बिहार पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सबक सिखाने का काम किया है। बिहार के डीजीपी चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहे हैं और देखिए आंकड़ा ऐसे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। किस तरीके से बिहार पुलिस ने अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार को सुनिए, तमाम आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। कितने कुख्यात अपराधियों को धर पकड़ किया गया, कितने हथियार, अवैध हथियार बरामद किए गए और देखिए कितने हजार गोलियां बरामद की गई, तमाम आंकड़ों के साथ। सबसे पहले आप बिहार के डीजीपी को सुनिए क्या कुछ करें। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा चाहे गिरफ्तारी की संख्या हो, लगभग 3,45,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है। अब तक जो शस्त्र की जब्ती हुई है 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 के करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000, लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेम का हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियां चल रही है। जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या शून्य हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई। क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या
नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराधकर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो एक नया प्रावधान आया है 107 बीएनएसएस के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे पीएमएलए के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराधकर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराधकर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफी तेजी से हुई है। गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ट्रायल के दौरान, उनकी संख्या पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया है। और इससे हम आने वाले दिनों में सजा में भी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं और वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक यदि हम आजीवन कारावास की संख्या देखें तो 1100 से के लगभग हो चुकी है। और अभी दिसंबर माह का यदि हम आंकड़ा ऐड करेंगे तो पिछले वर्ष से अधिक संख्या में आजीवन कारावास की सजा हम लोग अभियुक्तों को दिला पाएंगे। तो एक हमारा स्पीडी ट्रायल भी एक प्राथमिकता है। स्पीडी ट्रायल और अधिक गति से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए, उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे और स्पीडी ट्रायल में गति आएगी। आपने सुना कि हमारा जो ERSS है, डायल 112 है, उसमें 1833 वाहन अभी क्रियाशील हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा 14 मिनट है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपात की स्थिति नागरिकों के साथ पैदा होती है तो डायल 112 के माध्यम से हम 14 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो दंगा के कांडों में पड़ा है। 2013-14 के आसपास जो 13,000-14,000 दंगा के कांड होते थे, काफी संख्या में लोग घायल होते थे, 30-40 हजार 50,000 लोग घायल होते थे। अब दंगा के कांडों की संख्या 1500 से 2000 के बीच में आ गई है। मतलब हमारी जो डायल 112 की टीम है वो सूचना मिलते ही 14 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब दो पक्ष भिड़े हुए रहते हैं, भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पे पहुंच करके और 99% मामलों में उसको रोक देती है। कुछ मामलों में भारी संख्या में जब लोग भिड़े रहते हैं तो वहाँ पे पुलिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो हल्की फुल्की चोटें भी आती है। वो चोटें उनको समझाने बुझाने और उसको कंटेन करने के सिलसिले में इनको लगती है, तो वह हमारे एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पुलिसिंग जॉब। तो आप देखेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से भी करीब करीब 9 से 10 हजार गंभीर जो
दंगा में परिणत होता है, जो हत्या तक जिसकी परिणति हो सकती थी, उस प्रकार के कांडों को डायल 112 के माध्यम से हम निवारित कर पा रहे हैं। प्रतिदिन 7,000 से अधिक स्थलों पर पुलिस जा रही है और छोटे मोटे मामलों से लेकर के गंभीर मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रही है। कॉल्स तो बहुत अधिक आ रहे हैं, लेकिन 7,000 में हमारी पुलिस वहां तक पहुंच पा रही है। इसी प्रकार आपने देखा कि 1930 हमारा साइबर कॉल सेंटर है, वहां भी हम जब से साइबर कॉल सेंटर खुला है तब से 26 लाख शिकायतों के बारे में हमारा कॉल सेंटर रिसीव किया है और उनको मार्गदर्शन दिया है, कार्रवाई की है। हमारा चाहे साइबर कॉल सेंटर हो, डायल 112 हो या लीकर कॉल सेंटर है, ये एक बहुत ही जनप्रिय प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति सूचना इन प्लेटफॉर्म्स पे देती है और पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। इसके पहले यदि आप देखेंगे तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई मारपीट की घटना होती थी तो लोग घायल होते थे, घायल होने के बाद थाना पे आते थे, थाना पर आने के बाद उनका इंजरी काटा जाता था, हॉस्पिटल भेजा जाता था और पुलिस आराम से आज नहीं तो कल काफी लंबे समय के बाद घटनास्थल पर जाती थी, जो भी आपने ERSS के माध्यम से देखा कि 14 मिनट हो गया है। तो पुलिस की जो आधारभूत संरचना है उसमें भी काफी वृद्धि हो रही है। CCTV सर्विलांस की व्यवस्था की जा रही है, थानों में कैमरे लगे हैं, जो हमारे शहर हैं उसमें भी CCTV सर्विलांस की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही। 5 शहरों में भी स्थापित हो चुका है, पटना सहित अन्य शहरों में की जा रही है। तो पुलिस हर दृष्टिकोण से तत्परता पूर्वक जन सेवा प्रदान करने की दिशा में लगी हुई है। अपराध कर्मियों के विरुद्ध भी कारगर कार्रवाई की जा रही है। नशा का जो प्रचलन है वो काफी इधर बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोहिबिशन एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेट लेवल पर गठित किया गया है। इसमें SP की पोस्टिंग कर दी गई है और एक वरीय पदाधिकारी, इसमें ADG रैंक के पदाधिकारी पोस्टेड हैं। नारकोटिक्स के क्षेत्र में प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, मीडिया में भी आता है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं। कल सरस मेला में मैं स्वयं गया था, वहां पे काफी भारी जनसमूह था। नारकोटिक्स पे मैंने भी संबोधन किया था कल संध्या में। और ये नारकोटिक्स के क्षेत्र में तभी हम प्रभावकारी कार्रवाई कर पाएंगे जब इसमें पूरा जन सहयोग, जितने सारे NGOs हैं, हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जीविका दीदी को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने को सोच रहे हैं कि जीविका दीदी भी काफी प्रभावकारी ढंग से, क्योंकि इनका प्रेजेंस काफी है। तो ये सभी दृष्टिकोण से, सभी दिशाओं से जब इस पे प्रहार होगा और जागरूकता फैलेगी, परिवार, समाज सभी जागृत होंगे, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जागृत होंगे, तभी इस दिशा में कारगर पहल की जा सकेगी। ये बड़ा चिंता का विषय है राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए, और युवा वर्ग इसकी ओर काफी उन्मुख हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। साइबर अपराध भी काफी वृद्धि हो रही है। इसके लिए एक साइबर वर्टिकल का गठन किया गया है। अभी आर्थिक अपराध इकाई में कार्यरत था, उसको पृथक रूप से हम लोग भवन की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में साइबर वर्टिकल हमारा एक काफी कारगर ढंग से कार्य करना शुरू कर देगा। अभी हमारे हर जिले में साइबर थाने कार्यरत है, DSP रैंक के पदाधिकारी उसके थानाध्यक्ष हैं, और हम कुछ ही राज्य हैं जहां पे प्रत्येक जिले में साइबर थाना कार्यरत है। तो हम उन राज्यों में से है जहां साइबर थाना 2023 से कार्यरत है। साइबर थाना की बिल्डिंग्स बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी साइबर क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो सभी बिंदुओं पर, जो पुलिसिंग के जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी बिंदु पर कारगर पहल की जा रही है। थाना का निर्माण आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में लगभग 80% जो हमारे पुराने थाने थे, कुछ थानों का अपना भवन नहीं था, जमीन नहीं था। एक युद्ध स्तर पर उन सभी के लिए भूमि की व्यवस्था की गई है, बिल्डिंग्स की व्यवस्था की गई है। अभी 177 भवन निर्माणाधीन है और 900 से अधिक भवनों का निर्माण हाल के वर्षों में, करीब 1-1.5 दशक में हुआ है। G+3 बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अभी पटना पुलिस लाइंस में एक 4 मंजिला भवन निर्मित हुआ था, जिसमें उद्घाटन हुआ है, डाइनिंग कम किचन सेंट्रलाइज्ड, जिसमें सभी पुलिसकर्मी सामूहिक रूप से डाइनिंग करेंगे।
अलग अलग उनको खाना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसको हम लोग प्रत्येक पुलिस लाइंस में इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। तो कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। अभी इसी सप्ताह जो हमारे दिवंगत पुलिसकर्मी है, जो कर्तव्य के दौरान काल कवलित हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोगों ने पिछले साल एग्रीमेंट किया था, एमओयू साइन किया था, और जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको भी दिया जाता है पैसा। जो मृत्यु होती है उनको 2 करोड़ रुपया अभी एक दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को दिया गया, 1,70,00,000 रुपया दिया गया, और ये सरकारी जो राशि दी जा रही है उससे एडिशन में है, अतिरिक्त रूप से दी जा रही है। तो जो भी परिवार अपने जो पुलिस के सदस्य की मृत्यु हो जाती है कर्तव्य पर रहते हुए, उसके बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो, तो इसके लिए हम लोगों ने बड़े ही कल्याणकारी योजना स्टार्ट किया है। तो कल्याण के क्षेत्र में भी हम लोग चाहे किचन सर डाइनिंग की व्यवस्था हो, पुलिस थानों में बैरक्स, महिला बैरक्स की व्यवस्था की गई है, पुराने थानों में अलग से 20 कैपेसिटी, 10 कैपेसिटी, 5 कैपेसिटी का पुलिस बैरक महिलाओं के लिए निर्माणाधीन है, काफ़ी सारे निर्मित भी हो गए हैं। तो कल्याण के कार्यों को भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से संपादित किया जा रहा है, निधि की कमी नहीं है। डायल 112 के लिए भी हम लोग अलग से पृथक बिल्डिंग राजीव नगर में निर्मित करने जा रहे हैं, उसका टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गया है, डिज़ाइन वगैरह तैयार हो गया, अब उसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मूलतः हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अच्छी पुलिसिंग जनता को मिले, तो इसके लिए प्रयासरत है। छिटपुट घटनाएं होती हैं, घटनाओं के घटित होने के तुरंत पश्चात हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास रहता है, टारगेट हमारा है कि 24 से 36 घंटे, 48 घंटे के अंदर गंभीर अपराधों का उद्भेदन हो जाए। कुछ अपराध जटिल रहते हैं जिसमें अपराध कर्मी काफ़ी दूर तक पलायन करने में कहीं कहीं सफल हो जाते हैं, तो उनको हम लोग अन्य राज्यों से भी गिरफ्तार करके लाए हैं। तो अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था रहे, इसके लिए पुलिस अहर्निश क्रियाशील है, कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी लाएंगे तो हम लोग उसको, जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है, उन कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया ही नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है वो कहता है नाम निकाल दिया गया है। तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं, यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें, तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी रहे। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ दिखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में एक चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है, 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला किया गया, कल शाम में हम देख रहे थे। तो समाज के अंदर विभिन्न विवादों के सिलसिले में झूठे कांड दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति भी काफी है, नाम फंसाने की भी प्रवृत्ति काफी है। तो पुलिस कोशिश करती है कि यदि साक्ष्य मिले, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य मिले तो नहीं छूटे, इसके लिए हम लोग तत्पर है। हम आप देखते हैं कि हम 3-3 घंटे स्वयं प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं, और उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे जनता दरबार में आ सकता है, दिन में भी मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि कोई निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिले, और जो दोषी है तो विक्टिम को भी न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। सर, मैं कुमार गौरव, न्यूज वर्ल्ड से। सर, ये साइबर अपराध आपके डेटा में 5624 प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें मात्र 1000 गिरफ्तारी हुई है।
और कई पीड़ित ऐसे हैं जिनका ऑटो लोन अप्रूवल करके उसका पैसा ले लिया तो और बैंक उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए क्या सरकार मदद करेगी सर? देखिए, साइबर अपराध में एक उभरता हुआ अपराध है, काफी चुनौतीपूर्ण है, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए साइबर अपराध काफी एक चुनौती भरा अपराध है। इसमें मैंने आपको बताया कि बिहार उन चुनिंदे राज्यों में से है जहां पर हर जिले में साइबर थाना 2023 में ही क्रियाशील हुआ है। और हम लोग इस साल करीब 7,000 से अधिक कांड दर्ज कर रहे हैं। साइबर अपराध में पिछले वर्ष कम ही गिरफ्तारियां हुई थी, इस बार हम लोग पहली बार 1000 पार कर रहे हैं, 1200-1400 साइबर अपराधी। और एक एक जो अपराधी है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि वो एक अपराध किया है। जैसे सुपौल में एक सिम बॉक्स वाला एक लड़का गिरफ्तार हुआ, वो प्रतिदिन 25,000 कॉल करता था पूरे विश्व भर में, 25,000 कॉल, 7,000 सिम उसके जो सिस्टम था उसमें लगा हुआ था। ये सिम की व्यवस्था तरह तरह के माध्यमों से उसने प्राप्त किया था, नवादा से, दुमका से, बहुत जगह से, और 25,000 कॉल पर डे कर रहा था। तो ये एक अपराधी जब पकड़ाता है साइबर का, तो वो एक अपराध वो नहीं किए हुए रहता है, वो पूरे विश्व भर में हजारों अपराध किए हुए रहता है। तो जो 1200 साइबर अपराधी पकड़े गए, आप मानिए कि लाखों अपराध इन्होंने किया है। तो साइबर अपराध के क्षेत्र में भी आपने सुना कि हम लोगों ने एक अलग से वर्टिकल तैयार किया है जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के पदाधिकारी शीघ्र ही पदस्थापित होंगे। और यह सरकार की और पुलिस की संवेदनशीलता शो करती है कि बिहार राज्य साइबर अपराधों के प्रति काफी सजग है। लेकिन जनता को भी हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाले, किसी किसी ने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 80 लाख, 70 लाख शेयर में वो फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं और प्रलोभन में, जैसे शुरू में वो जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत इतना अच्छा रिटर्न आता है कि गदगद हो जाते हैं। उसका जब बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पूरा वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है और उनके सैकड़ों लोगों के पैसे उसमें चले जा रहे हैं। तो एक लालच, बस लालच में नहीं आना चाहिए। यदि आप जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करें या जो भी करें, यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको हम 15 दिन में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे डबल कर देंगे, महीने में डबल कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि आप डिसीव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो लालच के बस में आकर के लोग इस प्रकार के स्कीम्स में के बसभूत होकर के और अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसमें साइबर अपराध के लिए अवेयरनेस भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन 7,000-6,000 कॉल्स आ रहे हैं साइबर कॉल सेंटर पे, और उसको हम लोग करीब 21% जितने सारे केस दर्ज हुए हैं उसमें जितनी राशि इन्वॉल्व है उसका करीब 1/4 राशि को हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए होल्ड करवाए, और जो राशि होल्ड हुई है उसमें करीब करीब 60 करोड़ की राशि इस वर्ष अब तक हम लोग विक्टिम्स को वापिस उनके खाते में कराए हैं। कई सारे मामले में मीडिया में भी आया है कि 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख, 5 लाख जो भी राशि रहती है, यदि वो साइबर अपराधी उसको लेयर करते हुए यदि पूरी तरीके से नहीं उसको डिफ्यूज कर दिए रहते हैं तो हम लोग तुरंत होल्ड करके उसको दिलवाते हुए हैं। इसमें आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जी अरविंद चौधरी जी से मेरा सवाल है, दैनिक जागरण से। हाँ मेरा एक सवाल था अरविंद चौधरी जी सर आपसे कि आपने पिछले वर्ष की उपलब्धियां तो तमाम बताई, आने वाले 2026-27 में जो विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालते तो हम लोग भी थोड़ा बेहतर होता। 3 ऐसे कोई काम भी बता दीजिए जो इस साल आप करने जा रहे हैं 2026 में। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो रूपरेखा बताई है उससे भी आपको आने वाले समय की भूमिका का एक अंदाज़ा लगा होगा। एक पहल जो डीजीपी साहब ने बताया कि पटना पुलिस लाइन में एक 4 मंजिला इमारत का अभी उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें भोजनालय है जिसको दीदी की रसोई के द्वारा संचालित किया जाएगा और सभी पुलिसकर्मियों को वहां पर खाने की सुविधा मिलेगी। तो अलग अलग जो उन्हें खाना बनाना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले वर्ष में इस चीज़ को सभी जिले के पुलिस लाइन में
इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम रहेगा जो हम अब 19,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स जिनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनका चयन हो जाए और उनके प्रशिक्षण की, उनके ज्वाइनिंग की सारी व्यवस्था करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। वर्टिकल्स हमने बताया आपको कि हमने साइबर वर्टिकल बनाया है और वैसे ही इसके लिए भी मद्य निषेध एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया है। इनको फुल्ली फंक्शनल करना हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। और एक बड़ा प्रयास रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था जो विभिन्न जिलों में है, जहाँ पर लोग जाम और इन सारी समस्याओं से जूझते हैं, उसको और बेहतर करना, सुदृढ़ करना। आपको मैं बताऊं, ICCC के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में चालान वगैरह निर्गत किए गए हैं और अभी हाल फिलहाल में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा 4,500 लाइसेंस को अभी सस्पेंड किया गया है। अरविंद चौधरी जी, आप जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ रहेगी, पूर्व में भी DGP साहब ने आदेश किया था कि कोई भी ट्रैफिक दरोगा वगैरह मोबाइल का यूज नहीं करेगा। वो बैठ करके मोबाइल पर अपना बिजी रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है। एक्सीडेंट होता है तो वहाँ दरोगा खोलने पर मिलता नहीं है, वो कहीं रूम में बैठ करके मोबाइल चलाते रहता है। एक सवाल मेरा भी है सर। दूसरा बात है, 25 को जो कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध आप निरुद्धादेश पारित किए, जरा इसका लिस्ट दिलवा दीजिए कि कौन है। CCA वाला। एक सवाल मेरा है। जी। अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2,000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है, वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा। के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है और मॉब लिंचिंग कभी, जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। सभी को गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सूचना नहीं है? गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 1-2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है, तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई हैं। तो जनता के जनमानस में रहता है कि यदि कोई भी हॉकर उस तरह का, यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है, तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कवलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखें। और अब धन्यवाद ज्ञापन। अभी हम लोग सुन रहे थे एसीएस और डीजीपी साहब को। राज्य सरकार
राज्य में अमन चैन विधि व्यवस्था के लिए कितनी संवेदनशील और सजग है, इस पर इन्होंने खासा फोकस किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आप दोनों के प्रति, साथ ही आप मीडिया बंधुओं के प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि आपने अभ्यस्त उपस्थिति दर्ज कर। तो आपने सुना बिहार के डीजीपी तमाम आंकड़े बता रहे थे किस तरीके से अपराधियों को सबक सिखाने का काम बिहार पुलिस कर रही है। और बेशक 2024 के जो आंकड़े रहे और 2025 के, देखिए कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की मुस्तैदी और बिहार पुलिस जिस तरीके से एक्शन में रही, बिहार पुलिस की मेहनत भी रंग लाई। और तमाम आंकड़े बिहार के डीजीपी बता रहे हैं। देखिए बिहार के डीजीपी ने तमाम आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिहार में जो अपराधी हैं उन्हें सबक सिखाया गया, यानी कि कार्रवाई की गई। और तमाम बातें बताते हुए उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल यानी कि 2024 की तुलना में 2025 में देखिए हत्या के मामले 7.72 7.72%, डकैती के मामले 24.87 यानी कि 24.87% और दंगा में 17.97% की गिरावटी दर्ज की गई। यानी कि जो गिरावट है आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो उन आंकड़ों में अगर देखें तो 2024 की तुलना में 2025 में गिरावट देखी गई। यानी कि बिहार पुलिस ने जो मेहनत किया और बिहार पुलिस जिस तरीके से तमाम बिंदुओं पर जो है वो एक्टिव नजर आई, वो मेहनत बेशक 2025 में रंग लाई है। आपने सुना बिहार के डीजीपी को, उन्होंने तमाम बातें बताई है कि आखिर किस तरीके से बिहार पुलिस ने 2025 में कार्रवाइयाँ की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।